हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हमारी बीए फर्स्ट सेमेस्टर की फिजिकल जियोग्राफी की क्लास है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना व संगठन। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे आपके कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे और ये आने ही आने हैं। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप इसे पूरा देखते हैं तो आप इससे रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में कैपेबल होंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी के साथ संलग्न है, यानी कि जुड़ी हुई है। अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना होता तो असल में ये जो गैस है, ये जो वायुमंडल है, ये पृथ्वी से दूर चला जाता और अंतरिक्ष में या स्पेस में चला जाता और पृथ्वी का कोई वायुमंडल ना होता। लेकिन ये हमारा गुरुत्वीय बल है धरती का, यानी कि ग्रेविटी है, जो कि इसे रोके हुए है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों के अवशोषण और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय तापमान को संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। देखिए, वायुमंडल के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हैं। पहला क्या है कि ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज से हमें बचाता है। किस तरीके से? वायुमंडल में एक लेयर है जिसे कहते हैं ओजोन लेयर, ओजोन गैस की बनी है, और ये जो ओजोन है ये सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरह से हम पराबैंगनी किरणों से बच जाते हैं। इसके अलावा ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है कि दिन के समय में सूरज की किरणें जब धरती पर पड़ती हैं तो अगर ये वायुमंडल ना हो तो गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी, 200-300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा और कोई भी किसी भी किस्म का जीवन संभव नहीं होगा। लेकिन वायुमंडल सूरज की किरणों को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा तापमान नहीं बढ़ने पाता। इसी तरह रात के समय में जब सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो जाती और -200 सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता। लेकिन क्योंकि वायुमंडल गर्म रहता है इसलिए पृथ्वी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती है। तो इस तरह से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में वायुमंडल का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन वगैरह ये सब तो बात की चीज़ें हैं, इन दोनों परिस्थितियों में जीवन संभव था ही नहीं। तो आइए अब आगे देखते हैं वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन क्या है कि किन चीज़ों से मिलकर वायुमंडल बना हुआ है। तो देखें, वायुमंडल का संगठन निम्न तत्वों से मिलकर बनता है। इसमें पहला है गैस। इसमें तरह तरह की गैस है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और इसके अलावा है जल वाष्प। जल वाष्प है यानी कि पानी की वाष्प है, और धूल के कण हैं। वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.93% ऑर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियॉन, जेनॉन आदि गैसें उपस्थित रहती हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा 3% से 5% तक होती है। ये बादल वगैरह जो हैं ये जलवाष्प का ही एक रूप हैं। तो 3 से 5% तक जलवाष्प है वायुमंडल में, जिसकी प्राप्ति मुख्य रूप से महासागरों, जलाशयों आदि के वाष्पीकरण से होती है। जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर घटती जाती है, यानी भूमध्य रेखा पे सबसे ज़्यादा जलवाष्प है, जबकि जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की ओर, वहाँ पर जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इसकी वजह यह है कि भूमध्य रेखा पर सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं, टेम्परेचर अधिक होता है तो ज़्यादा भाप बनती है, जबकि ध्रुवों पर तिरछी किरणें पड़ती हैं तो वहाँ पर वाष्पन की क्रिया काफ़ी धीमी हो जाती है। आगे देखते हैं, जल वाष्प के कारण ही बादल, कोहरा, पाला, वर्षा, ओस, हिम, ओला, हिमपात आदि होता है। वायुमंडल में ओजोन परत सूर्य से आने वाली मानव जीवन के लिए हानिकारक पराबैंगनी किरणों को 93 से लेकर 99% मात्रा को अवशोषित करके पृथ्वी सतह पर आने से रोक लेती है। ओजोन की परत की खोज 1913 में फ्रांस के भौतिक विज्ञानी फैब्री चार्ल्स और हेनरी बुसोन ने की थी। वायुमंडल में धूल कण, खनिज कण, पराग कण, ज्वालामुखी राख आदि के कण भी पाए जाते हैं। इन्हें एरोसोल भी कहा जाता है और इनके अभाव में बादलों का निर्माण नहीं हो सकता है।
क्योंकि इन्हीं के सहारे जलवाष्प एकत्र होती है। इसीलिए इन्हें आर्द्रताग्राही नाभिक भी कहा जाता है। अब हम पृथ्वी पर वायुमंडल की संरचना के बारे में बात करेंगे। वायुमंडल है ये तो अब आप जान ही गए, लेकिन इसकी संरचना क्या है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक, तो इसमें ये एक विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना का वर्णन करो, या फिर इसका सेक्शन बाय सेक्शन आ सकता है, जैसे क्षोभमंडल, तापमंडल, या फिर तापमंडल पर जो है आपको एक टिप्पणी लिखनी होगी, तो ये लघु उत्तरीय में आ सकता है। ठीक, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल को पृथ्वी की सतह से लेकर उसके ऊपरी स्तर तक निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? पहला है क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। ये भी ध्यान रखिएगा कि आपको इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखने हैं। आमतौर पे लोग हिंदी ही याद रखते हैं, लेकिन इंग्लिश इसलिए याद रखना है क्योंकि अक्सर एग्जाम में आता है कि निम्नलिखित में से किसी 2 या 3 पर टिप्पणी लिखो, तो वहां पर क्षोभमंडल लिखा ही नहीं होगा, केवल ट्रोपोस्फियर होगा। तो अगर आपने इंग्लिश नाम नहीं याद किया हुआ है तो आपको भले ही वो क्वेश्चन आता है लेकिन आप जान ही नहीं पाएंगे कि क्या पूछ रहे हैं। तो दोनों नाम याद रखिए, क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। इसके बाद है मध्यमंडल, मीजोस्फियर। तापमंडल यानी कि थर्मोस्फियर, और आयन मंडल यानी कि आयनोस्फियर, और सबसे आखिर है बाह्यमंडल यानी कि एक्सोस्फियर। अब देखिए धरती का एटमॉस्फेयर यहाँ पर जो है यहाँ पर मैंने एक डायग्राम से आपको समझाने के लिए इसको इंक्लूड किया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में केंद्र में धरती है, और इसके बाद पूरा ये वायुमंडल है जिसकी अलग अलग लेयर बटी हुई आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है ट्रोपोस्फियर है, और सबसे बाहर की जो लेयर है वो एक्सोस्फियर है यानी बाह्यमंडल है। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्षोभमंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर के बारे में बात करेंगे। पृथ्वी का क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से औसतन लगभग 12 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, यानी जमीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है ट्रोपोस्फियर या क्षोभमंडल है, जिसकी ऊंचाई पृथ्वी के ध्रुवों पर कम और भूमध्य रेखा पर अधिक है। फिर भी प्रकाश संश्लेषण एवं जानवरों को सांस लेने के लिए आवश्यक वायु इसी परत में उपलब्ध है। साथ ही इसमें लगभग 99% जलवाष्प और एरोसोल मैंने आपको बताया था कि वायुमंडल में निलंबित ठोस या तरल कण जो होते हैं, जैसे ज्वालामुखी की राख है, पराग कण हैं, तो ये सब एरोसोल हैं। तो 99% जलवाष्प और एरोसोल इसी हिस्से में रहते हैं। अगर आप क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर से ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो फिर सांस नहीं ले पाएंगे। यही हिस्सा है जिसमें हम सांस ले सकते हैं। क्षोभमंडल में तापमान भी ऊंचाई के साथ घटता जाता है, यानी आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे तो वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाएगा। यही वजह है कि पहाड़ों पर तापमान कम होता है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ती जाती है। इसकी ऊपरी परत जिसमें यह परिघटना होती है उसे ट्रोपोपास कहा जाता है। यह सबसे घनी वायुमंडलीय परत है जो इसके ऊपर के बाकी वायुमंडल के भार से संकुचित होती है। तो इसके घने होने की वजह क्या है कि ऊपर से सारे वायुमंडल का दबाव है, तो ये काफ़ी घनी है। पृथ्वी का अधिकांश मौसमी घटनाएं यानी कि पृथ्वी की जो अधिकांश मौसमी घटनाएं हैं वो यहीं होती हैं। एक अलग अलग मौसम से उत्पन्न होने वाले लगभग सभी प्रकार के बादल यहाँ पाए जाते हैं। अधिकांश विमानन यहाँ होता है, यानी जो हवाई जहाज़ हैं वो इसी लेयर में चलते हैं, जिसमें क्षोभमंडल और समताप मंडल के बीच संक्रमण क्षेत्र भी शामिल है। अब देखिए क्षोभमंडल के बाद आता है समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर, और जहाज कहाँ चलते हैं? क्षोभ मंडल में, और समताप मंडल जहाँ पर मिलता है वहाँ पर भी हवाई जहाज उड़ते हैं। अब बात करेंगे हम समताप मंडल की यानी कि स्ट्रेटोस्फियर की। इंग्लिश नाम याद रखिएगा। पृथ्वी की सतह से लगभग 12 से 50 किलोमीटर ऊपर स्थित समताप मंडल पृथ्वी की ओजोन परत के घर के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसमें ओजोन परत पाई जाती है। इस क्षेत्र में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। ओजोन के निर्माण की प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, और यही ऊष्मा तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। यह बादल और मौसमी घटनाएं दोनों से रहित है, यानी यहाँ पर ना तो बादल हैं
ना ही कोई मौसमी घटनाएं होती हैं, यानी कि यहाँ पर पानी नहीं बरसता, बिजली नहीं चमकती, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल यानी कि ध्रुव पर जो है समताप मंडल पे बादल होते हैं, मुख्य रूप से सर्दियों के दौरान उच्च अक्षांशों पर होते हैं और कभी कभी सबसे निचले एवं सबसे ठंडी एल्टीट्यूड पर ये मौजूद होते हैं। यह वायुमंडल का सबसे ऊंचा हिस्सा है जहां जेट विमान पहुंच सकता है, यानी जेट विमान अधिक से अधिक यहीं तक पहुंच सकता है, इससे ऊपर जेट विमान नहीं जा सकता। तो इसके बाद आता है मध्यमंडल यानी कि मीजोस्फीयर। पृथ्वी की सतह से लगभग 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित मध्यमंडल ऊंचाई के साथ उत्तरोत्तर ठंडा होता जाता है, यानी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडक बढ़ती जाती है। इस परत का ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की प्रणाली के भीतर पाया जाने वाला सबसे ठंडा स्थान है, जिसका औसत तापमान -85 डिग्री सेल्सियस है। मध्यमंडल के ऊपरी परत पर मौजूद बहुत दुर्लभ जलवाष्प रात में बादलों का निर्माण करते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ऊंचे बादल हैं। ये बादल, इनसे बारिश नहीं होती है, केवल ये बस बादल हैं ही, ठीक। तो अधिकांश उल्कापिंड इसी वायुमंडलीय परत में जलते हैं। ये क्या होता है कि जैसे जब कोई उल्कापिंड, एस्टेरॉइड अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आता है तो वो वायुमंडल में उसका इतना तेज घर्षण होता है कि वो जल जाता है। तो वही हम लोग देखते हैं आसमान में जो टूटते हुए तारे दिखते हैं, वो असल में उल्कापिंड होते हैं जो वायुमंडल में घर्षण के कारण जल जाते हैं, और ये ज़्यादातर इसी वायुमंडल के इसी हिस्से में होता है। साउंडिंग रॉकेट और रॉकेट से चलने वाले विमान मध्यमंडल तक पहुंच सकते हैं, यानी कि इस ऊंचाई तक रॉकेट से चलने वाले विमान यहाँ पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जेट विमान नहीं पहुंच सकते। समताप मंडल से मध्यमंडल को अलग करने वाली संक्रमण सीमा को स्ट्रेटोपॉज कहा जाता है। इसके बाद बारी है तापमंडल की। तापमंडल क्या है? तापमंडल को ताप मतलब थर्मल से रिलेटेड है, हीट से रिलेटेड है, तो तापमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोस्फियर। तो यह पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर ऊपर स्थित है, जिसके सबसे निचले हिस्से में आयन मंडल है। क्योंकि यह परत सूर्य के बहुत करीब है, यह 2000 डिग्री सेल्सियस तक तापमान तक पहुंच सकती है। इस परत में यहाँ पाए जाने वाले अणुओं का घनत्व तो बहुत कम होने के कारण ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। यह बादल और जलवाष्प दोनों से मुक्त है, यानी कि यहाँ पर ना तो बादल हैं और ना ही जलवाष्प हैं। ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया कभी कभी यहाँ देखे जाते हैं। ये ऑरोरा क्या है कि आप अगर उत्तरी ध्रुव पर जाएं या दक्षिणी ध्रुव पर जाएं तो उधर के देशों में क्या होता है कि आपको आसमान में अजीब अजीब से कलर दिखाई देते हैं, लाल, नीले, पीले से, बड़ा सुंदर लगता है। आजकल तो काफ़ी यूट्यूब वगैरह पर, या यूट्यूब से भी ज़्यादा आपको इंस्टाग्राम पर ज़रूर देखने को कभी न कभी मिला होगा। तो या आप जो है सर्च में डालिए तो आपको इंस्टाग्राम पे दिखाई दे जाएगा। तो इसके बाद और क्या खास बात है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इसी मंडल में परिक्रमा करता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आप जानते ही होंगे, यहाँ पर जो है एस्ट्रोनॉट वगैरह जाकर यहाँ रहते हैं। एक स्टेशन बना हुआ है जो कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। इसके बाद आता है आयन मंडल यानी कि आयनोस्फीयर। यह एक अलग परत नहीं है जैसा कि ऊपर वर्णित अन्य परतें हैं। इसके बजाय आयन मंडल मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बाह्य वायुमंडल को ओवरलैप करता है। देखिए यहाँ पर बाह्य वायुमंडल 2 बार लिख गया है। तो आयन मंडल असल में क्या है कि आयन मंडल, मध्यमंडल और बाह्य वायुमंडल यानी कि मीजोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच का हिस्सा है। ये इन दोनों को ओवरलैप करता है, यानी कि आयन मंडल वास्तव में मध्यमंडल में भी है और बाह्य वायुमंडल में भी है। यह वातावरण का एक बहुत ही सक्रिय हिस्सा है एवं यह सूर्य से अवशोषित ऊर्जा के आधार पर बढ़ता और सिकुड़ता है। यह एक विद्युत प्रवाहकीय क्षेत्र है जो रेडियो संकेतों को पृथ्वी पर वापस परावर्तित करने में सक्षम है। इस तरह से बनने वाले विद्युत आवेशित परमाणु और अणु आयन कहलाते हैं, जिससे इनका नाम आयन मंडल पड़ा है।
इसी कारण से इस क्षेत्र में कुछ विशेष गुण हैं। इसके बाद है एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्य वायुमंडल। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। एक्सोस्फीयर पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है और इसके ऊपरी सतह पर सौर वायु के साथ मिल जाती है। यहाँ पाए जाने वाले अणु बेहद कम घनत्व के होते हैं, इसलिए यह परत गैस की तरह व्यवहार नहीं करती और यहाँ के कण अंतरिक्ष में एस्केप कर जाते हैं। हालांकि बाह्य वायुमंडल में कोई मौसम नहीं होता। ऑरोरा बोरेलिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिया कभी कभी इसके सबसे निचले हिस्से में देखे जाते हैं। अधिकांश पृथ्वी के उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं, यानी कि जो भी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं वो इसी परत में रहते हैं वायुमंडल की। अब हम बात करेंगे वायुमंडल के महत्व की कि वायुमंडल का क्या महत्व है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीधे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल के महत्व पर प्रकाश डालिए, और ये लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय दोनों में ही आ सकता है। तो आइए चलिए इसको भी शुरू किया जाए। तो इसका महत्व क्या है कि हानिकारक विकिरणों से सुरक्षा। जैसे आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट रेस से हमें बचाता है, तो इस तरीके के हानिकारक विकिरणों से वायुमंडल हमारी सुरक्षा करता है। वायुमंडल पृथ्वी पर आने वाले पराबैंगनी विकिरण से रक्षा करता है। पृथ्वी को इंसुलेशन के माध्यम से गर्म रखते हुए दिन व रात के तापमान में अत्यधिक अंतर को रोककर जीवन की रक्षा करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर वायुमंडल ना होता तो दिन के समय हमारी धरती का तापमान 250 डिग्री सेल्सियस 250 डिग्री सेल्सियस और रात के समय -200 डिग्री सेल्सियस होता। तो लेकिन वायुमंडल इस चीज़ से हमें बचाता है। मौसम और जलवायु, अगले इसका क्या महत्व है। मौसम और जलवायु में महत्व है कि तापमान, वर्षा और हवा सहित मौसम व जलवायु के पैटर्न को निर्धारित करने में वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन पैटर्नों का पारिस्थितिक तंत्र, कृषि और मानव गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगला है पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है वायुमंडल। कैसे कि वायुमंडल सूर्य से ऊष्मा को अवशोषित कर एवं इसे पुनः अंतरिक्ष में जाने से रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया इसे ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में जाना जाता है। ग्रह को जीवन के लिए पर्याप्त गर्म रखने में मदद करती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जान रहे हैं कि वायुमंडल जो है वो सूरज की किरणों से गर्म होता है, ठीक, और फिर वो जो है गर्म बना रहता है। इस वजह से वातावरण में बहुत ज़्यादा ठंडक या बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होने पाती। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सूरज की किरणें आती हैं वो वातावरण को ज़्यादा गर्म नहीं करती हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में गर्म करती हैं। लेकिन जब वो पृथ्वी से टकराती हैं और वापस लौटती हैं तब उनकी तरंगदैर्घ्य बढ़ जाती है और वो वायुमंडल को भेद नहीं पाती और वायुमंडल में ही फंस कर रह जाती हैं, जिससे वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। जबकि आने वाली किरणों की तरंगदैर्घ्य कम होती है और वो वायुमंडल को आसानी से भेदती हुई पृथ्वी तक लौट आती हैं। तो असल में सूर्य की धरती से टकराकर रिफ्लेक्ट होकर वापस लौटती हुई किरणें ही जो है वायुमंडल को गर्म करती हैं और इस तरह से वायुमंडल गर्म हो जाता है और धरती के तापमान को नियंत्रित करता है। इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप समझें कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली गैस है और कार्बन डाइऑक्साइड करती क्या है कि ये धरती से सूरज की किरणें टकराकर जब वापस लौटती हैं तो वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जैसे जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वो ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब करेगी और धीरे धीरे धरती का तापमान बढ़ता जाएगा। तो यही है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आप अब ग्रेजुएट हैं और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये चीज़ें पता भी होनी चाहिए। अगला क्या इसका रोल है कि जल चक्र में एक प्रमुख भूमिका निभाता है वायुमंडल। कैसे? वायुमंडल जल वाष्प को महासागरों से भूमि तक पहुंचाकर पृथ्वी के जल चक्र को विनियमित करने में मदद करता है, जहां यह वर्षा के रूप में गिरता है। देखिए, जब सूरज की किरणें महासागरों पर पड़ती हैं तो वो वाष्प बनती हैं और वाष्प इसी वायुमंडल में जाती है, भाप बादल बनती है और फिर जाकर धरती पर बरसती है, जहाँ से पानी नदियों से होता हुआ फिर से महासागर में जाता है।
तो ये साइकिल संभव है वायुमंडल की वजह से, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो वायुमंडल के बारे में। ये मेरे ख्याल से ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि मैंने कहा कि आपके कम से कम 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।